नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करेंगे हम अपने YouTube चैनल एन कॉर्नर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। तो हमारी अब तक चर्चा हो चुकी थी कहाँ तक। हमने अब तक की वीडियो में जो आपसे बात की थी वो बात की है हमने 1930 तक के आंदोलन तक। जो 1930 तक का जो फेज था, जो 1930 तक की कहानी थी, वहाँ तक हमने आपसे बात की थी। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा है तो वो दो फेज में हो रहा है। इसके दो फेज हैं। अच्छा, आपको याद होगा, थोड़ा सा अगर हम रिवीजन करा दें आपको कि हमने क्या बात की थी पिछले वीडियो में। तो जैसा कि आपको याद आ रहा होगा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी, सबसे पहले हमारी चर्चा हुई थी साइमन कमीशन के बारे में। कब आया था? 1927 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो 1919 का एक्ट है उसकी समीक्षा की जाए और संवैधानिक सुधारों पर सुझाव दिया जाए। ये पहली बात थी। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी घटना क्या अब तक पिछली वीडियो हमने चर्चा की? दूसरी घटना ये थी कि जो 1928 का नेहरू रिपोर्ट है, इसकी भी हमने आपसे बात की थी। और इसकी रिपोर्ट में कुछ जो भी फीचर थे उसकी, और इस रिपोर्ट को लेकर प्रतिक्रिया क्या हुई जिन्ना की और युवाओं की, इसकी हमने बात की थी। और उसके बाद महत्वपूर्ण जो हमारी आपसे चर्चा हुई थी वो थी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तीसरी चीज लाहौर अधिवेशन था। तो ये तीन चीज यानी हमने क्या बात कर ली थी आपसे अब तक, ये सब हमारी बातें हो चुकी थी। अब हम बात करना था 1930 से लेकर चलने वाला 34 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसे हम बार बार लिखेंगे CDM के नाम से, अभी शायद आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। यह आंदोलन दो फेज में होगा। इसके जो चरण होंगे दो होंगे। कौन कौन सा? पहला चरण होगा अप्रैल 1930 से लेकर 1932 तक। इस फेज में क्या क्या होगा? इस फेज में दो घटनाएं होंगी। पहली दांडी मार्च, दूसरा गांधी इरविन पैक्ट और तीसरा गोलमेज सम्मेलन इसमें होगा। उसके बाद जब गोलमेज सम्मेलन से महात्मा गांधी निराश होकर भारत वापस आएंगे तो वो इस आंदोलन का दूसरा फेज स्टार्ट होगा, जो जनवरी 1932 से चलकर 1934 तक चलेगा। तो आज की वीडियो में हमने जो टारगेट किया है, हमारा लक्ष्य है कि हम इस वाले फेज पे बात करें। हालांकि इस वाले फेज पर बात करने के लिए भी समय ये कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक टॉपिक को समेटा जा सके। हाँ, इतनी हमारी कोशिश ज़रूर रहेगी कि बहुत डिटेल ना करें, बहुत संक्षेप ना करें। इतना करें कि जितना आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, इतना हम जरूर समय लेंगे। समय की हमारे पास कमी नहीं है, बिल्कुल आराम से बेसिक कोर्स है, आराम से कराएंगे। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला जो हमने स्टेप आपको बताया था क्या, वो पहला स्टेप ये है कि जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या CDM जब स्टार्ट होता है तो उसके प्रथम चरण की बात कर रहे हैं। प्रथम चरण में क्या है? प्रथम चरण में हमने बताया कि दो चीज़ होंगी। एक होगा 5 मार्च 1931 में एक बड़ा पड़ाव आएगा, क्या, जो होगा गांधी इरविन पैक्ट के रूप में। दूसरा यहाँ पे जो गोलमेज सम्मेलन होंगे वो। अब बात करें कि ये जो CDM था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये शुरू क्यों हुआ, यानी इसकी उत्पत्ति के कारण क्या थे। तो इसके मुख्यतः 4 कारण हमारे सामने दिखेंगे। अन्य कारण भी है, लेकिन मुख्यतः मेनली 4 कारण जिन्हें डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है वो है। पहला कौन सा है? पहला देखें, पहला कारण इसमें है कि जो साइमन कमीशन भारत आया था, इस साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, एक भी भारतीय थे नहीं। और इस साइमन कमीशन में जब कोई भारतीय नहीं था और ये भारतीयों के लिए संविधान बनाने की बात कर रहे थे, सुधार के लिए आए थे, तो इससे भारतीय बड़े निराश हुए। और जैसा भारतीयों ने अपेक्षित किया था, उम्मीद की थी, ऐसा इन्होंने कोई सिफारिश की ही नहीं। इससे भारतीयों में बहुत बड़ी निराशा थी। जो भारतीय अधिकार मांगना चाह रहे थे उस अधिकार पर चर्चा ही नहीं की। ये था पहला कारण।
दूसरा कारण क्या सामने आता है कि जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने कुछ डिमांड रखी थी। उस मांग को अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया, एक नए सिरे से खारिज कर दिया, बिल्कुल भी इसे स्वीकार नहीं किया। तीसरी चीज़, जो कांग्रेस बार बार डोमिनियन स्टेट की मांग कर रही थी, अंग्रेज देने से बार बार उसे टाल रहे थे, मना कर रहे थे। और चौथा, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होगा, जहाँ पर ये बात की गई कि अब हमें पूर्ण स्वराज से कम कुछ बर्दाश्त नहीं है, उससे कम पे हम संतोष नहीं करेंगे, तो एक आवश्यकता हो गई कि अब क्या चलाया जाए। तो इस संदर्भ में वहीं पर 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये पारित कर लिया जाता है। गांधी से आह्वान किया जाता है, आग्रह किया जाता है कि आप एक बड़ा आंदोलन शुरू करें। ये थी पूरी कारण और उसकी भूमिका। अब आंदोलन की तैयारी में महात्मा गांधी लग जाते हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में लग जाते हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं। तो बड़ा आंदोलन कैसे करेंगे? ये करेंगे, जनवरी 1930 की बात है। जनवरी 1930 की बात है। CWC की बैठक बुलाई जाती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में गांधी को अनुमति दी जाती है कि आप एक बड़ा आंदोलन शुरू करें। गांधी इस अनुमति को पाने के बाद ठीक तैयारी चल ही रही थी कि फरवरी 1930 में ये तत्कालीन वायसराय जो था इरविन, उन्हें खत लिखते हैं। खत लिखकर उन्हें अवगत कराते हैं अपनी समस्या के बारे में और 11 सूत्री मांग रखते हैं। 11 सूत्री डिमांड रखते हैं कि हमारी इन बातों को पूरा किया जाए। इरविन या वायसराय इनकी मांगों को ध्यान नहीं देता है, या यूँ कह ले कि मना कर देता है, इनकार कर देता है पूरा करने से। जब इनकी मांगों को मना कर देता है पूरा करने से, तो गांधी नाराज होते हैं और फिर ये कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हम मानेंगे नहीं, अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। गांधी ने कहा था कि अगर आप हमारी 11 सूत्री मांगों को स्वीकार कर लेंगे तो हम सीडीएम नहीं चलाएंगे। लेकिन इस बात पे जरा सा भी ध्यान अंग्रेजों ने नहीं दिया। फिर गांधी अपनी भूमिका में आते हैं। क्या? ये दांडी यात्रा करते हैं। दांडी यात्रा, ध्यान रखिएगा, दांडी यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण मूवमेंट है और बहुत ही प्रश्न यहाँ से आते हैं, तो बहुत ही केयरफुल्ली आप इसे सुनिए और ध्यान रखिए कि एक भी प्रश्न यहाँ से गलत ना होने पाए। आइए चलते हैं दांडी यात्रा के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, दांडी यात्रा, ब्लैक पेन ले तो शायद सही होगा, हाँ ठीक है। देखिए, दांडी यात्रा, पहली बात कि इसकी जो डेट है वो है 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 का समय है। महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ, यहाँ लिखते हैं सफ़ेद पे, 78 अनुयायियों के साथ दांडी से निकलते हैं। दांडी के लिए निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? दांडी के लिए। और कहाँ से निकल रहे हैं? निकल रहे हैं साबरमती से। समय क्या है? 12 मार्च का समय है। ये निकलेंगे, जो लोकेशन है वो है साबरमती। और कहाँ के लिए निकलेंगे? निकलेंगे दांडी के लिए। दांडी कहाँ पर है? दांडी है नवसारी जिला, वहीं पर नवसारी जिला में है। और कितनी दूरी थी? दूरी कितनी थी? ये साबरमती से लेकर यहाँ तक की जो दूरी थी 240 मील है। अगर किलोमीटर में बात करें तो 378 किलोमीटर। दोनों याद रखिएगा, कोई पूछ लेगा, बोर्ड या आयोग की कोई बात की गारंटी नहीं है कि क्या पूछेगा, कब पूछेगा, कैसे पूछेगा। तो कितनी दूरी है? साबरमती से लेकर दांडी के बीच में 240 मील या 378 किलोमीटर। और किस रास्ते गए थे? ये सूरत होते हुए। ये सूरत होते हुए यात्रा करना शुरू करते हैं। और साबरमती से इनको दांडी पहुंचने में जो समय लगता है, टोटल समय लगता है कितने? 24 दिन। ये 24 दिनों की पैदल यात्रा करते हैं। गाँव में रुकते हुए ये गांधी पहुंचते हैं दांडी। और दांडी जब पहुंचते हैं तो समय था
5 अप्रैल 1930 का। वो 5 अप्रैल 1930 को जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर नमक कानून उस दिन नहीं तोड़ते। क्यों? एक रीजन है कि वो दिन इनका इंतजार करते हैं 6 अप्रैल का। वो 6 अप्रैल को बड़े ही सवेरे महात्मा गांधी पहुंचते हैं समुद्र के तट पर और एक मुट्ठी भर नमक लेकर वे नमक को सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा और यहीं से आपका देखेंगे सीडीएम जो मोमेंट है, ये मोमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब एक प्रश्न और है कि 6 अप्रैल को क्यों चुना? 6 अप्रैल को क्यों चुना महात्मा गांधी ने? तो आपको याद होगा कि जब महात्मा गांधी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था रॉलेट एक्ट, जब उन्होंने 30 मार्च से अपने आंदोलन को टालकर जो डेट रखी थी वो 6 अप्रैल 1919 रखी थी, तो उसी डेट के उपलक्ष्य में इन्होंने फिर 6 अप्रैल को ही आंदोलन की डेट शुरुआत रखने के लिए कहा था। ठीक है, और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी आप देख रहे हैं इमेज में अपने 78 साथियों के साथ पगडंडियों पर चलना स्टार्ट कर देते हैं, पैदल यात्रा करना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। लेकिन ये सांकेतिक आंदोलन न होकर इसका महत्व बहुत बड़ा था। अगर इसके महत्व की बात करें तो महत्व क्या है इस आंदोलन का? इस आंदोलन का पहली बात महत्व, इसकी वजह से पूरे देश में जो भारत है उस समकालीन पूरे भारत में आंदोलन की शुरुआत होती है। इसके अलावा क्या हो रहा है? इसके कारण आप देखेंगे लोगों में एक नई ऊर्जा आ रही है जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है। लोगों में रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं इस आंदोलन की वजह से। एक चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे युवा हो, सब एक साथ तैयार हो रहे हैं ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने के लिए। और क्या हो रहा है? इस आंदोलन में पहली बार देखेंगे देसी विदेशी मीडिया का कवरेज हो रहा है। विदेशी पत्रकार महात्मा गांधी के इस आंदोलन को कवर करने के लिए, कवरेज देने के लिए आ रहे हैं, आप देखेंगे। और दूसरी विशेषता, ये पूरी तरह से अहिंसात्मक आंदोलन था और यहाँ पर महात्मा गांधी की अहिंसा चरमोत्कर्ष थी। और यहाँ का जो जनाधार था, जो इस आंदोलन का जनाधार था, उसकी अगर हम बात करें तो देखेंगे इस जनाधार में यहाँ पर हिंदू से मुस्लिम तक फैले हुए थे, अमीर से गरीब तक फैले हुए थे, स्त्री से पुरुष तक फैले हुए थे। और कौन इसमें? छात्र हैं, युवा हैं, मध्यम वर्ग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इन सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इस आंदोलन में। और गांधी की समग्र भारत आप देखेंगे इसमें गांधी की ताल से ताल मिलाकर चलने के लिए तैयार होता है इस आंदोलन में, जिसका नाम है सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन। समय है 1930 का, यहीं पे हमारी चर्चा हो रही है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं क्या हैं, इसकी भी हम आपसे चर्चा कर लें कि कौन से और महत्वपूर्ण फीचर थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के जिन्हें हमें जानना आवश्यक है। सबसे पहली विशेषता तो आपको हम यही बता दें वो क्या है कि सबसे पहली विशेषता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की कि ये नमक कानून के उल्लंघन था। ये एक जो कानून था, क्या था ये नमक कानून का उल्लंघन हुआ। दूसरी चीज, नमक कानून के अलावा जितने भी अन्य कानून थे, नमक तो एक सांकेतिक चीज थी, इसके अलावा जितने अन्य कानून थे उन कानूनों का भी उल्लंघन किया गया। तीसरी चीज क्या है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और इस बार भी बड़ी मात्रा में होली जलाई गई विदेशी वस्तुओं की, जिस तरह से अब देखा था 1920 के सविनय अवज्ञा में जलाई गई थी, उसी तरह से यहाँ पर जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, जो सविनय अवज्ञा है, यहाँ पर जलाई जा रही है। 1919 में असहयोग में जलाई गई थी। ठीक है, और जो चौथा मेजर पॉइंट आप देखेंगे, लोगों से महात्मा गांधी ने यहाँ भी कहा कि आप लगान ना दें, आप कर ना दें। फिर कहा क्या? सरकारी नौकरियों को त्याग पत्र दें। और देखेंगे बड़ी मात्रा में युवा वर्ग, जो छात्र हैं, ये सरकारी नौकरियों को छोड़ के महात्मा गांधी के इस आंदोलन में शामिल होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि ये नमक का इम्पॉर्टेंस क्या था, कि नमक को क्यों चुना गया, इसकी भी हम आपसे चर्चा कर देते हैं। तो नमक को चुनने के पीछे महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा ही साइंटिफिक फैक्टर था। आइए, नमक, ये आप देख रहे हैं नमक, ये जगह जगह नमक बनाया गया है, ये आपको नमक दिख रहा है। आखिर महात्मा गांधी ने आंदोलन के रूप में नमक की पहचान क्यों की, अन्य वस्तु क्यों नहीं की? ये आपकी यूपीएससी में प्रश्न आ चुका है,
मेंस में। तो इसे हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर देना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया महात्मा गांधी ने। देखिए, पहला रीजन था कि एक धर्मनिरपेक्ष मुद्दा है, नमक का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इससे किसी भी सामाजिक धार्मिक संघर्ष का खतरा नहीं है। तीसरी चीज, इसको लेकर हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों का जो लामबंदी है ये किया जा सकता है। चौथा क्या है, चौथा एक इकोनॉमिकल फैक्टर है कि जो जितनी नमक बनाने की लागत आ रही थी, जो नमक बनाने की लागत आ रही थी उसके 14 गुने से ज़्यादा ब्रिटिश सरकार इस पर टैक्स ले रही थी और इसके मूल्य बहुत तेज़ी से बढ़ गए थे इस वजह से। और पांचवा फैक्टर क्या हो रहा है ये भी आपको बताएं, 4 फैक्टर बताएं। पांचवा फैक्टर देखिए, पांचवा फैक्टर है कि जो नमक जो बनाने का जो उद्योग थे ये पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में थे। यहाँ के आम लोग जो तटों पर रहते थे, जो इसके आसपास रहते थे, उन्हें भी नमक बनाने का अधिकार नहीं था। ये पूरी तरह सरकारी वस्तु घोषित हो गई थी। इससे क्या होगा कि लोगों में एक बड़ी निराशा आएगी कि जो वर्ग अनंत काल से नमक बना कर आ रहा है, जो मध्यकाल प्राचीन काल से ही नमक बनाते चले आ रहे हैं, आज आप ब्रिटिश शासन में नमक बनाने से वंचित हैं। यानी उनका एक व्यवसाय समाप्त हो गया। इससे बेरोजगारी की समस्या आएगी, कम इनकम आएगी, लोगों में इससे और समस्याएं बढ़ रही थी। और क्या, छठवां पॉइंट अगर देखें तो नमक सभी वर्गों के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ था। तो महात्मा गांधी ने बड़ी ही चतुराई से, बड़े ही समझ के साथ ऐसे बिंदु को चयन किया, ऐसे चीज का चयन किया कि जो सबके लिए एक समान बराबर हो। इसलिए से नमक का जो चयन था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे कि महात्मा गांधी ने नमक का चयन क्यों किया और नमक का महत्व क्या था इस आंदोलन में। तो कोई भी चयन कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब चयन महात्मा गांधी ने बड़े ही सोच समझ कर किया था। आइए इसके आगे चलते हैं। तो जो आंदोलन फैला, जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन का विस्तार कितना हुआ इसकी बात कर लें। इस आंदोलन का जो विस्तार हुआ वो कहाँ तक फैला इसकी एक बार चर्चा कर लें। तो विस्तार के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा, ये एक मैप देखते हैं इंडिया का। ये आपके सामने इंडिया का मैप है, दिख रहा है। देखिए, इस समय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, यहाँ पर देखेंगे इसका जो फैलाव है असहयोग आंदोलन से भी व्यापक है। किस अर्थ में? क्योंकि इसका क्षेत्रीय अर्थों में देखेंगे जगह जगह से लोग भाग ले रहे हैं। आपको उदाहरण दें, तमिलनाडु, ये जो तमिलनाडु का हिस्सा है ये वाला, इस हिस्से में आपको हम बताएं, इस हिस्से में सी राजगोपालाचारी एक्टिव है। और आप देखेंगे सी राजगोपालाचारी तिरुचिरापल्ली यहाँ पर एक स्थान है तमिलनाडु में, वहाँ से लेकर बेतरायण तक की यात्रा करते हैं और वो भी नमक कानून वहाँ पे तोड़ते हैं। कहाँ से? तिरुचिरापल्ली से लेकर बेतरायण तक कौन है? सी राजगोपालाचारी यात्रा करते हैं तमिलनाडु में। ऐसे ही ठीक इसी के बगल में एक राज्य और है जिसका नाम है केरल। केरल में आप देखेंगे तो केरल में एक स्थानीय नेता हैं जिनका नाम था के केलप्पन। ये के केलप्पन जो है ये मालाबार तट पर आकर, मालाबार जो तट यहाँ पर तटीय क्षेत्र है केरल का, यहाँ पर आकर वैकम आंदोलन सत्याग्रह करते हैं। वैकम सत्याग्रह, इसका अर्थ क्या था कि ये भी एक नमक कानून का ही सपोर्टर था, जहाँ पर उन्होंने सरकारी जितनी नीतियाँ थी जो सरकार के विरोध में, तो उनका विरोध करना था। और देखेंगे ऐसे ही विरोध आपके उड़ीसा वाले क्षेत्र में एक अन्य नाम मिलेगा, जी बंधु चौधरी ने किया था। और देखिए उड़ीसा के अलावा आपको यहीं पर नज़दीक में ज़्यादा दूर जाने के जरूरत नहीं, कर्नाटक वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो कर्नाटक में एक्टिव सेनिकोट्टा के पास, कर्नाटक में आपको मिलेगा एक सेनिकोट्टा, यहाँ पर आम लोगों ने विद्रोह कर दिया। यहाँ पे जो आम जनता थी, आम लोगों ने नमक कानून तोड़ा और नमक बनाकर सरकार के इस नियम का विरोध किया बहुत बड़े पैमाने पर। इसके अलावा आपको देखा तमिलनाडु देखा, केरल देखा, उड़ीसा देखा,
कर्नाटक देखा। इसके बाद अगर अन्य में देखेंगे तो फिर आपको मिलेगा असम। ये जो असम वाला हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ पर देखेंगे चंद्रप्रभा नामक एक व्यक्ति, चंद्रप्रभा एक्टिव थी और ये वन कानून के खिलाफ अंग्रेजों से लड़ रहे थे और विद्रोह कर रहे थे। इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में केवल असम ही नहीं, असम के अलावा आप देखेंगे मणिपुर और नागालैंड भी इसी आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये वाला हिस्सा मणिपुर और नागालैंड में रानी गेंडवल्लू बहुत तेज़ी से एक्टिव थी और देखेंगे इनकी जो एक्टिवनेस है ये बहुत ज़्यादा थी और इस समय ये यहाँ पे विद्रोह कर रही थी। और इतना ही नहीं, आगे आप आएंगे तो आप पाएंगे कि बंगाल के हिस्से में, ये जो बंगाल वाला हिस्सा है जो संयुक्त बंगाल है, इस बंगाल के हिस्से में आगे जो लीड कर रहे थे आंदोलन को, उनका नाम था जे.एन. सेन। जे.एन. सेन गुप्ता ये इस आंदोलन को लीड कर रहे थे और इनका सहयोगी यानी एक और थे जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, जो नेशनल मूवमेंट में बहुत ही आक्रामक रूप में बड़े ही क्रांतिकारी रूप में आगे बढ़ते हैं और कई बार गांधी से भी इनके मतभेद होते हैं। यानी यहाँ पर देखेंगे कि ये गांधी के साथ है, महात्मा गांधी के आंदोलन के सपोर्ट करते हुए सामने आ रहे हैं। अब तक हमने कहाँ बताया? हमने बताया तमिलनाडु में नाम आपको बताया हमने श्री राजगोपालाचारी। हमने केरल में बताया केलप्पन का, केलप्पन। हमने आपको बताया कर्नाटक में आम जनता है और हमने आपको उड़ीसा वाले क्षेत्र में बताया कि यहाँ पर जी बंधु चौधरी हैं। आपको हमने बंगाल में बताया कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हैं और उनके सहयोगी सुभाष चंद्र के बोस के हैं जे.एन. सेन गुप्ता। और आपको हमने बताया असम वाले क्षेत्र में आपको ध्यान देना होगा, चंद्रप्रभा नाम का वन कानून के खिलाफ चल रहे हैं और नागालैंड और मणिपुर में एक्टिव हैं इस समय रानी गेंडवल्लू। तो आइए इसके आगे के प्रसार, अभी आप देख रहे हैं कितने बड़े क्षेत्र में ये फैल चुका है। इसके बाद अगर देखेंगे तो ये जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, ये जो उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है, इस उत्तर प्रदेश के पूरे हिस्से में संयुक्त प्रांत और मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा, इस हिस्से में पूरी तरह से कर न चुकाने का आंदोलन चल रहा था कि हम टैक्स नहीं देंगे। कर न चुकाने का आंदोलन यहाँ पर बहुत तेज़ी से चल रहा था। इतना ही नहीं, इतनी तो ठीक थी, इसके बाद आप देखेंगे यहीं से जो सटा हुआ बिहार है, ये बिहार वाले हिस्से में भी आंदोलन चल रहा था। यहाँ पर हो रहा था कि हम चौकीदारी कर नहीं देंगे, कि हम उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में लगान न देने का कर था और यहाँ पर जो कर था वो कौन सा था? वो था चौकीदारी कर नहीं देंगे हम। तो देखेंगे इस तरह से ये आंदोलन पूरे भारत में फैल रहा था। इतना ही नहीं, इस आंदोलन के दौरान 3 प्रमुख घटनाएं देखने को मिलती हैं। वो 3 प्रमुख घटनाएं कहाँ हैं उनका जिक्र आपको कर देते हैं। जो पहली घटना होगी आप देखेंगे पेशावर के क्षेत्र में होगी, यानी इस वाले क्षेत्र में, और दूसरी जो घटना होगी वो होगी धरसड़ा, ये आपका गुजरात में धरसड़ा पड़ता है इस वाले क्षेत्र में, और तीसरी घटना होगी आपके सोलापुर में। यानी जो हिस्से अब तक थोड़े से आपको बचे हुए दिख रहे थे पश्चिम भारत वाले, वो भी इस हिस्से में शामिल है। तो आइए इन 3 घटना की हम आपसे डिटेल में बात करते हैं। 3 घटना कौन सी है? पहला पेशावर घटना है। पेशावर घटना में आप देखेंगे यहाँ पर लाल कुर्ती आंदोलन चल रहा था और लाल कुर्ती आंदोलन चला रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खां। इनकी आपसे चर्चा करेंगे, या इन्हें एक नाम खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्हें एक नाम से जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। तो आइए सबसे पहले हम उन्हीं की चर्चा करते हैं। आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये जो भट्टा कट्टा आदमी महात्मा गांधी के साथ खड़ा हुआ है, इन्हीं का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां। ये जो खान अब्दुल गफ्फार खां थे, ये महात्मा गांधी की विचारधारा से बहुत ही प्रभावित थे और इनकी इस प्रभावशीलता की वजह से इन्हें एक नाम दिया गया जिन्हें कहते हैं सीमांत गांधी। ये मुसलमान या इस्लाम धर्म को जरूर मानते थे, लेकिन महात्मा गांधी से इनका जो जिस तरह से जुड़ाव था, जिस तरह से उनकी विचारधारा को लागू करते थे, इस वजह से उन्हें सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। अब देखेंगे जो सीमांत गांधी है, इनका एक संगठन था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, जिसे एक अन्य नाम से जाना जाता था लाल कुर्ती।
एक अन्य नाम से जाना जाता जिसका नाम था लाल कुर्ती। तो देखिए इस समय जो पेशावर की घटना है, पेशावर के क्षेत्र में एक बड़ा ही अहिंसक आंदोलन, एक ही बड़ा ही अहिंसक आंदोलन सीमांत गांधी के नेतृत्व में होता है। यहाँ पर इनके साथ देखेंगे बड़े कई वर्ग पूरा इसका जो संगठन था खुदाई खिदमतगार, वो अपने संगठन को लेकर एक अहिंसक आंदोलन करते हैं ये, और यही का आंदोलन गांधी के सपोर्ट में हो रहा है, समर्थन में हो रहा है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता आप ये देखेंगे कि इस आंदोलन में लगभग 90% के आसपास मुस्लिम शामिल हैं। 90% के आसपास मुस्लिम युवा वर्ग शामिल हैं, और इस आंदोलन को कुचलने के लिए, जब ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने नाकों चने चबाने पड़ गए। कैसे आप देखेंगे, सबसे पहले इस आंदोलन को कुचलने के लिए एक गढ़वाली जो रेजिमेंट था उसके जो मुखिया थे चंद्र सिंह गढ़वाली को नियुक्त किया कि आप इस आंदोलन को नेतृत्व करें और इस आंदोलन को पूरी तरह से कुचल दें। चंद्र सिंह गढ़वाली अपने सैनिकों के साथ खुदाई खिदमतगार जो संगठन का जो आंदोलन चल रहा था फ्रंटियर गांधी का, उस आंदोलन तक पहुंचते हैं और अपने रेजिमेंट से कहते हैं कि इनके ऊपर गोलियां चलाओ। जो सैनिक थे वास्तव में इतनी जो सीडीएम था, इतना असर पड़ गया था सीडीएम मूवमेंट का कि इन सैनिकों तक की भी हृदय पिघल गए थे। उन्होंने सीधे तौर पे मना कर दिया कि हम इन निहत्थे अहिंसक आदमियों पर गोली नहीं चला सकते, गोली चलाने से मना कर दिया। किसने मना कर दिया? ब्रिटिश सैनिकों ने। वही सैनिक जो किस रेजिमेंट के थे, रेजिमेंट नाम याद रखिएगा, लिख देते हैं, गढ़वाली ये रेजिमेंट हुआ करता था उस समय, अभी भी है। इस रेजिमेंट में आप देखेंगे इन्होंने सैनिकों ने आम जनता के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया, और आप देखेंगे ये एक राजद्रोह पर केस होगा इनके ऊपर। इस घटना के कारण देखेंगे जो अहिंसक आंदोलन था इसकी महत्ता और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब सैनिकों में भी मतभेद होना शुरू हो गए कि आम जनता के ऊपर हम गोली नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि आम जनता अहिंसक है, निहत्था है, वो तो कुछ नहीं कर रही, केवल शांतिपूर्ण धरना दे रही है, तो उसके ऊपर हम गोली नहीं चला सकते। ये प्रभाव था महात्मा गांधी का जो पड़ रहा है पूरे भारत के हिस्से में। महात्मा गांधी को गांधी या महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता इसी वजह से कहते हैं। यही कारण कि गांधी सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि आगे चलकर ये पूरी एक आइडियालॉजी हो गया है, एक विचारधारा हो गई है, ये एक विचार हो गए हैं महात्मा गांधी। इसी वजह से गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, कि गांधी की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, ये समाप्त नहीं होगी, ये निरंतर बनी रहेगी। आगे देखेंगे इसके बाद इस जो सैनिकों ने जो विद्रोह किया था, जो विद्रोह का मतलब जो सैनिकों ने गोली चलाने से मना कर दिया था, इनके खिलाफ मुकदमा होता है, कोर्ट मार्शल इनका किया जाता है, और कोर्ट मार्शल में इन्हें सजा दी जाती है। क्यों सजा दी जाती है? कि एक मैसेज देना चाह रहे थे ब्रिटिश अंग्रेज सैनिकों को कि अगर आप गोली चलाने से मना करेंगे तो आपको कड़ी सजा दी जा सकती है। ये पहली घटना थी। कहाँ हो रही है? इस घटना को जानते हैं पेशावर घटना के नाम से। ध्यान देने वाली बात है कि घटना के नाम से पेशावर। समय क्या है? वही 1930-31 का, कि वही 1930-31 का समय है जब महात्मा गांधी दांडी यात्रा करके सभी ने अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं। ये प्रभाव था महात्मा गांधी का पश्चिम सिंध के क्षेत्रों में भी। इसके अलावा देखेंगे दूसरी घटना कौन सी महत्वपूर्ण है? दूसरी है धराफड़ा की घटना। ये धराफड़ा कहाँ है? धराफड़ा है गुजरात में। धराफड़ा आप देखेंगे कहाँ पे है? गुजरात में। ये कौन सा है? धराफड़ा मूवमेंट जो होता है, यहाँ पर एक्टिव जो नाम मिलेगा गुजरात में, जो जिन लोगों ने इस नेतृत्व को आगे बढ़ा रहे थे, महात्मा गांधी के नेतृत्व को सपोर्ट करने के लिए, उनका नाम है पहले सरोजिनी नायडू। यस नायडू लिखने सही रहेगा, थोड़ा सा शार्ट होगा, सरोजिनी नायडू। और इनके साथ कौन है? और इनके साथ है
मणिलाल इनके साथ हैं। मणिलाल से आपको क्या याद आ रहा है? मणिलाल वही जो महात्मा गांधी के तीसरे पुत्र हैं। हरिलाल से छोटे जो तीसरे पुत्र हैं, महात्मा गांधी के तीसरे नंबर के पुत्र हैं, वही है मणिलाल। मणिलाल किसके साथ हैं? यहाँ पर सरोजिनी नायडू के साथ मणिलाल धरफड़ा कांड में है। और कौन है इनके साथ? है अली इमाम साहब। अली इमाम साहब भी इस घटना में नेतृत्व कर रहे हैं। किसका नेतृत्व कर रहे हैं? महात्मा गांधी के समर्थन में धरफड़ा में ये नेतृत्व कर रहे हैं। और धरफड़ा में क्या कर रहे हैं? धरफड़ा में उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। इमेज आ जाइए, कहाँ गई? ये रही। धरफड़ा में उन्होंने क्या किया था? धरफड़ा में नमक कानून को इन्होंने तोड़ा था। कौन कौन 3 लोग थे? सरोजिनी नायडू, मणिलाल, इमाम अली इमाम साहब। और देखेंगे ये आंदोलन भी पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन था। पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन था। और इस आंदोलन को कुचलने के लिए भी सैन्य कार्रवाई का सहारा लिया गया। और सैन्य कार्रवाई यहाँ पर भी बहुत ही तीव्रता से की गई, बहुत ही तेजी से सैन्य कार्रवाई की गई। परंतु यहाँ के कार्यकर्ताओं ने हिंसा का सहारा नहीं छोड़ लिया, उन्होंने हिंसा को अपनाया नहीं। उन्होंने अंततः अहिंसक ही बने रहे। आप देखेंगे इस घटना की जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, इस घटना की रिपोर्टिंग करने के लिए एक यूएस से यानी अमेरिका के एक पत्रकार आए हुए थे भारत में। इतना प्रभाव था महात्मा गांधी का कि महात्मा गांधी के जो आंदोलन थे अहिंसक, उस अहिंसक आंदोलन के रिपोर्टिंग के लिए विदेशों से पत्रकार आ रहे थे। तो इस एक पत्रकार का नाम है वेब मिलर। वेब मिलर इस आंदोलन का पत्रकारिता कर रहे थे। और ये कहाँ के थे? ये पत्रकार थे यूएसए के। इन्होंने ब्रिटिश शासन की जिस तरह से निंदा की, वो आप समकालीन में आप देखेंगे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि ब्रिटिश शासन की निंदा करे। इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश शासन है ये पूरी तरह से दरिद्रता की शिकार हो गई है, ये पूरी तरह से निर्दयी हो गई है, इसके अंदर जरा सा भी नैतिकता नहीं है, समाप्त हो गई। ये निहत्थे लोगों पर ऐसे मार रही है जैसा कोई भूखा शेर खाने के लिए मारता है। इसको जरा सा भी, ये हम लोगों के सामने वैश्विक स्तर पे ये समानता की बात करता है, अधिकार की बात करता है, नैतिकता की बात करता है। इसके अंदर तो सारी नैतिकता समाप्त हो गई है, नैतिकता तो मर चुकी है। इसके सामने धरफड़ा का कांड उसने रिपोर्टिंग की थी और वो लिखता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको इसके पहले जो पेशावर घटना हुई थी, पेशावर घटना के चंद आपको और एग्जाम्पल दे दें तो पेशावर घटना में जब लाल कुर्ती आंदोलन सीमांत गांधी कर रहे थे, आपको इमेज मिल जाते हैं। इस समय जब लाल कुर्ती आंदोलन कर रहे थे तो महात्मा गांधी की अहिंसा का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा था कि इनके जो सपोर्टर थे, इनके जो युवा थे मोहम्मदन, वो अपनी सर से पगड़ी उतार कर आते थे और अंग्रेज सैनिक उनके सर पर लाठी मारते थे, सर फट जाता था और सर पकड़कर वो फिर नीचे बैठकर साइड हो जाते थे। फिर दूसरा आदमी आता था, वो खड़ा होता था और फिर उसके ऊपर भी अंग्रेज लाठी मारते थे और लाठी मारते थे, सर फट जाता था और वो भी साइड खड़े हो जाते थे। इतना प्रभाव था कि लोगों के सर फट जाने की वजह से भी लोग हिंसा का सहारा नहीं ले रहे थे, लोग वायलेंस नहीं करना चाह रहे थे। जबकि संख्या इतनी अधिक थी, अगर वो केवल चिल्ला के दौड़ा लेते तो जो सैनिक थे वो डर कर भागते भागते मर जाते। इतनी संख्या थी महात्मा गांधी के आंदोलन में। आप अगर यकीन ना हो तो आप इस इमेज को देख सकते हैं कि आप देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी संख्या यहाँ पर महात्मा गांधी के सपोर्ट में खड़ी हुई है। और ये तो धरफड़ा का कारण था, जहाँ महात्मा गांधी यही नहीं, जहाँ महात्मा गांधी थे वहाँ पर और बड़ी संख्या चल रही थी। यानी पूरा भारत, जैसा कि आपको हमने दिखाया कि पूरा भारत में चारों तरफ से आप देखेंगे लोग आंदोलित कर रहे हैं, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे केरल हो, चाहे बंगाल हो, असम हो, मणिपुर हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह आंदोलन चरमोत्कर्ष था। और महात्मा गांधी जैसा जो विचारधारक है वो उनकी वजह से पूरी उनके विचारधारा का जो प्रभाव था, जो एक धोती पहनकर जो ओढ़ कर चलने वाला व्यक्ति था, उसकी विचारधारा से पूरा भारत रंगमय हो चुका था इस समय। और उसकी विचारधारा की वजह से ही लोगों ने अहिंसा को छोड़ा नहीं, हिंसा को नहीं अपनाया। भले ही उनके सर फट गए, कितने लोग चोट लगने की वजह से बाद में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन लास्ट तक उन्होंने एक सीख नहीं छोड़ी कि महात्मा गांधी के सिद्धांत को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हिंसा को नहीं अपनाना है।
इस वजह से देखेंगे जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटिश राज है, उसकी आलोचना जगह जगह हो रही थी। क्यों? क्योंकि इस समय विदेशी मंचों पे इनकी बात उठाई जा रही है कि महात्मा गांधी का जो हिंसक आंदोलन है वो हिंसक आंदोलन बड़ा ही प्रभावी रहा। इसकी जो चर्चा आपको बताएं, इसकी चर्चा मार्क्स ने भी की है, इसकी चर्चा आइंस्टीन ने भी की है कि महात्मा गांधी के जो जो अहिंसक आंदोलन है, इन्होंने पूरे विश्व को चौंका दिया है, पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इस प्रभाव को कोई नकार नहीं सकता। अगर आइंस्टीन लिखता है कि अगर विश्व में हमें किन्हीं दो लोगों को चुनना हो किसी भी क्षेत्र में, तो सबसे पहला नाम हमारा महात्मा गांधी का होगा, उसके बाद हम किसी का नाम लेंगे। इतना प्रभाव था महात्मा गांधी का। जी राजनीति का इनोवेशन कर रहे थे, नवाचार कर रहे थे महात्मा गांधी। राजनीति में उन्होंने अहिंसा लेके आया, ये इनके इनोवेशन का ही परिणाम था, नवाचार का परिणाम था। जिस तरह विज्ञान में नवाचार होता है, जिस तरह हर एक क्षेत्र में आप अर्थव्यवस्था में नवाचार करते हैं, आप बायो में नवाचार करते हैं, बायोटेक में करते हैं, उसी तरह महात्मा गांधी पॉलिटी में नवाचार कर रहे थे, राजनीति में नवाचार कर रहे थे। क्या किया उन्होंने एक राजनीति में अहिंसा नामक सिद्धांत जोड़ा। अब तक जो अहिंसा का सिद्धांत था, चाहे वो महात्मा बुद्ध ने दिया हो, चाहे वो जैन धर्म में आया हो, सब जगह इस अहिंसा के सिद्धांत को ये माना गया कि धर्म से जुड़ा हुआ है, ये समाज से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब तक वो राजनीति से नहीं जुड़ा था। ये काम करके दिखाया महात्मा गांधी ने, उसे राजनीति से जोड़ दिया। और राजनीति से जोड़ने की वजह से आप देखेंगे कुछ जो आज भी समकालीन विश्व में या समकालीन भारत में जो उनका प्रभाव है, जो इनका इम्पोर्टेंस है, वो है शांतिपूर्ण धरना, शांतिपूर्ण हड़ताल। इसी वजह से यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि अगर राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी ना होते तो आज भारत की आज़ादी का स्वरूप कुछ अलग ही होता। हो सकता कि भारत आज लोकतंत्र में जिस तरह से हम जो आसानी से किसी बात का विरोध कर लेते, हो सकता है ऐसा ना कर पाते। तो ये महात्मा गांधी का ही इनपुट था, महात्मा गांधी का ही प्रभाव था, जिसकी वजह से हमारे आज तक उनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ा हुआ है, आप माने या ना माने। तो ये अब तक हमने आपसे दो घटनाएं बताई। कौन कौन सी? एक हमने बताई आपको धरफड़ा, दूसरी हमने बताई पेशावर। और जैसा कि हमने कहा था कि तीन घटनाएं हैं जो इस समय बहुत बड़ा प्रभाव डाल रही हैं, और तीसरी घटना कौन सी है इसकी भी हमें चर्चा करनी होगी। पेशावर की हमने बात की, यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खां एक्टिव है। धरफड़ा की बात की, यहाँ पर गांधी के तीसरे पुत्र मणिलाल और सरोजिनी नायडू, अली इमाम साहब एक्टिव थे। तो आपको जानना होगा कि अब जो सोलापुर है, जो तीसरी घटना है, उसे जानते हैं क्या? सोलापुर या अहमदनगर, ये दो स्थान हैं जहां पर आप देखेंगे एक बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं मजदूरों ने। तो तीसरी घटना है वो हमने आपको बताया क्या कि ये सोलापुर है और अहमदनगर। आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ के जो मजदूर हैं, मजदूरों ने विद्रोह कर दिया। क्यों विद्रोह किया? कि देखें जब महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया इस आंदोलन के दमन करते समय महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, तो जगह जगह लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। और इसमें सबसे जो बड़ा विरोध हुआ था वो सोलापुर में देखने को मिलता है। उसे सोलापुर रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन न्यूज़पेपर में लिखा है, आपको दिख रहा होगा, ये तत्कालीन न्यूज़पेपर गांधीयन से इतना प्रभावित थे, ऐसे इसे लेख लिख रहे थे। और महात्मा गांधी कि आप पहले सोलापुर विद्रोह की बात कर ले कि सोलापुर विद्रोह में क्या था। हमने आपको केवल एक पेपर की कटिंग दिखानी चाहिए जिससे आपको समझ में आए कि ये फ्रंट पेज पे कैसे महात्मा गांधी का सोलापुर रिवोल्ट आ रहा था, छापा जा रहा था। जब महात्मा गांधी को वहाँ पर अंग्रेजों ने कैद कर लिया, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, तो इनके विरोध में दो लोग, एक सोलापुर में और दूसरे अहमदनगर में, कि मजदूरों ने बड़ी भारी मात्रा में रोड पर आकर विरोध करना शुरू कर दिया। और यह भी पूरी तरह से अहिंसात्मक थे, यहाँ पर भी वायलेंस का कोई स्थान नहीं था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी के जब तक नेतृत्व कर रहे थे तब तक, या जब जेल में गए तब भी उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया था कि जो भी गांधीयन फिलॉसफी है, जो गांधी के फॉलोवर हैं, वो कतई हिंसा का साथ नहीं लेंगे। और ऐसे में आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब ये इनके ऊपर जब अंग्रेजी सिपाहियों ने बहुत तेज़ी से एक मना करने की कोशिश करते हैं, दमन करने की कोशिश करते हैं, तो इनसे एक झड़प हो जाती है।
और झड़प का परिणाम होता है क्या? अंग्रेजों का परिणाम आप जानते हैं क्या हो सकता है। हर बार की तरह इन लोगों ने भी गोली चलानी शुरू कर दी, आंख बंद करके गोलियां मारनी शुरू कर दी। और जब गोली चलाना शुरू कर रहे हैं तो देखेंगे यहाँ पर कई मजदूर मारे गए हैं, भारी मात्रा में मजदूरों की मृत्यु हुई है। लेकिन मजदूर तब भी हिंसा का सहारा नहीं लिए, उन्होंने जरा से भी कहीं ये पथराव नहीं किया, कहीं हथियार नहीं उठाए, वो लास्ट तक अहिंसक बने रहे। और उसके बाद देखेंगे इस क्षेत्र में पूरे मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। और मार्शल लॉ लागू करने के बाद धीरे धीरे मजदूरों का जो संघर्ष था वो समाप्त होता है। कहाँ पर? सोलापुर और अहमदनगर। ये पूरी खबर आप उसकी देख रहे हैं, आपके सामने है। तो आज के वीडियो में हमारे पास इतना ही था। आपको ये हमने अभी तक डिस्कस जो किया है वो पार्ट 1 की बात की है। किसका? सीडीएम का पार्ट 1। और उसमें भी अभी हमने पूरा नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अभी हमें गांधी और इरविन पैक्ट अगर हम डिस्कस कर लेते तो ये पूरा हो जाता। लेकिन अभी गांधी इरविन पैक्ट डिस्कस करना है, उसके बाद फिर गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद तब फिर हम बात करेंगे द्वितीय सवर्ण आंदोलन की चरण की, जो महत्वपूर्ण होगा। तो बिल्कुल आप परेशान ना होइए, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कोई जल्दी नहीं है, आराम से आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए पूरी की हम पीपीटी देखते हैं, पीपीटी के बाद आपको हम फिर बताएंगे। और दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए सूचना है कि एक यूपी स्पेशल का कोर्स चल रहा है और दूसरा करंट अफेयर का। ये दोनों कोर्स हमारे लाइव चल रहे हैं। अगर आपको बता दें तो यूपी स्पेशल का कोर्स पर डे 2 बजे हमारे यहाँ लाइव आता है, हमारे इसी चैनल पर जहाँ पे आप जुड़े हैं। और दूसरा करंट अफेयर का जो कोर्स चल रहा है ये शाम को 8 बजे हम लाइव लेकर आते हैं। यानी इस समय हम 3 बार लाइव आ रहे हैं। कब कब? एक तो आपको पता है जब आप जुड़े हैं सुबह 9 बजे पर डे, फिर 2 बजे दोपहर में, और फिर शाम को 8 बजे। ये 3 टाइम है, तीनों टाइम लाइव आ रहे हैं। तो अधिक से अधिक लोगों के साथ सहयोग कीजिए, जुड़िए और इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठाइए, ठीक है दोस्तों। तो आइए पूरी पीपीटी देखते हैं। पीपीटी में हम आज शुरू जहाँ से बात किए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जो 1930 से लेकर 34 तक चला गया, जिसे सीडीएम के नाम से जाना जाता था। इसके 2 चरण हैं। पहला चरण है 1930 से लेकर 1931 तक, और दूसरा चरण है 1932 से लेकर 1934 तक। इन चरण के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, और इस गोलमेज सम्मेलन के बाद जब वापस महात्मा गांधी आएंगे तब द्वितीय चरण आंदोलन स्टार्ट होगा। इसमें हम गांधी इरविन पैक्ट की बात करेंगे, गोलमेज सम्मेलन की, मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक अवार्ड की बात करेंगे, और महात्मा गांधी का अनशन करेंगे। जो महात्मा गांधी ने अनशन करते हैं उसके बाद गांधी और अंबेडकर पैक्ट होता है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करके सीडीएम का कारण क्या था, तो देखेंगे साइमन कमीशन से उत्पन्न निराशा, दूसरा नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार न करना, डोबिन स्टेटस को ना देना, और 1929 का लाहौर अधिवेशन, जहाँ पे यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत महात्मा गांधी को यह आग्रह किया गया कि पूरे भारत में अखिल भारतीय आंदोलन किया जाए। तो ये एक कारण के रूप में सामने आता है। उसके अलावा अगर देखेंगे तो आंदोलन की तैयारी में जनवरी 1930 में पीडब्ल्यूसी की बैठक होती है, गांधी को अनुमति दिया जाता है आंदोलन चलाने के लिए। फरवरी 1930 में गांधी वायसराय को खत लिखते हैं। खत लिखने के बाद उन्हें उपयुक्त जवाब नहीं मिलता तो कहते हैं कि अब हम सीडीएम चलाएंगे। उन्हें लिख के भेजा था कि अगर आप हमारी बातें मान लेंगे, 11 सूत्री हमारी मांग है, हमारी मांग आप हमारी मान लेंगे तो हम सीडीएम नहीं चलाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसकी वजह से जो परिणाम स्वरूप निकलता है, गांधी दांडी यात्रा से के लिए निकलते हैं। 12 मार्च 1930 को साबरमती से गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ चलते हैं दांडी के लिए। दांडी में 24 दिनों की यात्रा करते हैं, टोटल 240 माइल या 378 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। पहुंचते हैं सूरत होते हुए दांडी। दांडी जब पहुंचते हैं तो 5 अप्रैल 1930 का समय है, सायंकाल। तो लेकिन उस समय वो नमक कानून नहीं तोड़ते, वहाँ पर एक रात्रि रुकते हैं और बड़े सवेरे भोर में ही 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। और इस डेट का चयन उन्होंने क्यों किया? क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 का उन्होंने चयन किया था। उसी डेट की याद करते हुए महात्मा गांधी ने इस डेट का दोबारा चयन किया था। अब यहाँ से आगे चले, इसके बाद क्या हुआ, दांडी का क्या महत्व था। देश भर में आंदोलन तुरंत शुरू हो गया, जिसके कारण नई ऊर्जा का लोगों में प्रसार हुआ। देश विदेश की मीडिया ने इस यात्रा का कवरेज करना शुरू कर दिया। बेब मिलर की हमने बात बताई थी कि बेब मिलर नामक एक पत्रकार जो यूएसए का था, पूरी तरह से इस आंदोलन का
जो कवरेज कर रहा था। ये यात्रा पूरी तरह से अहिंसात्मक थी। इस यात्रा में जनाधार बहुत व्यापक था। हिंदू थे, मुस्लिम थे, गरीब थे, अमीर थे, स्त्री थे, पुरुष थे, युवा थे, छात्र थे, मध्यम वर्ग था, किसान था, मजदूर थे, सब एक साथ बढ़ चढ़कर गांधी के साथ बोल रहे थे, यानी गांधी के साथ ताल से ताल मिलाकर चल रहे थे। इसकी विशेषता क्या थी? इसमें नमक कानून का उल्लंघन किया गया, क्योंकि नमक इस समय बड़ी ही महंगी वस्तु हुआ करती थी। अंग्रेज इसके 14 गुना अधिक लगान ले रहे थे। अन्य कानूनों का भी उल्लंघन किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, कर न देना और लगान देने की बात की गई, और सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र बड़े पैमाने पर दिया गया। इसके अलावा गांधी ने हमने बात की नमक का चयन क्यों किया, तो इसके लिए हमने पहली बात आपको बताई थी कि यह धर्मनिरपेक्ष प्रतीक है, धर्मनिरपेक्षता तक का, यानी ये हर एक व्यक्ति से जुड़ा हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे भारतीय हो, चाहे विदेशी हो। और इससे सामाजिक धार्मिक संघर्ष का खतरा नहीं था। ब्रिटिश इसमें अंग्रेजों की फूट डालो राजकुलों की नीति नहीं चल पाती, और ब्रिटिश सरकार की लागत से 14 गुना अधिक टैक्स ले रहे थे। यह भी एक आर्थिक कारण था। नमक पर सरकारी नियंत्रण था, जो केवल सरकार ही बना सकती थी, और सरकार इसे बेचती थी काफ़ी महंगे मूल्यों पर। और नमक सभी वर्गों की एक ज़रूरत थी, एक आवश्यकता थी, जिस वजह से महात्मा गांधी ने इसका चयन किया। और इसके बाद जो आंदोलन जो शुरू किया था महात्मा गांधी, उसका विस्तार तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचारी करते हैं, और वह तिरुचिरापल्ली से वेदनारायण तक की यात्रा करते हैं। केरल में के कल्लप्पन नेतृत्व कर रहे हैं, मालाबार तक पर बैकम सत्याग्रह चला रहे हैं। उड़ीसा में जी बंधु चौधरी हैं जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक में श्रीहरिकोटा में आम लोगों ने नमक कानून तोड़ा था। असम में चंद्रभागा ने वन कानून के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। इतना ही नहीं, आप मणिपुर और नागालैंड में देखेंगे रानी गैंडवल्लू इससे का सहयोग कर रही है। बंगाल में जयंत सिंह गुप्ता और सुभाष बोस विरोध प्रदर्शन कर रहे थे बहुत बड़े पैमाने पर। उत्तर प्रदेश में कर न देने का आंदोलन चल रहा था, जबकि बिहार में आप देखेंगे यहीं पर कि चौकीदारी के विरुद्ध आंदोलन हो रहा था, और बिहार में जो चौकीदारी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, ये इसका भी बड़ा ही महत्व आप देखेंगे बिहार के चौकीदारी आंदोलन का। इसके बाद प्रमुख घटनाओं में हमने पहले बात की थी पेशावर घटना की, पूरी तरह से अहिंसक घटना थी। यहाँ पर एक्टिव थे खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते थे। खुदाई खिदमतगार नामक उन्होंने संगठन बनाया था, ये भी एक अहिंसक संगठन था। इनके साथ 90% युवा मुसलमान कार्यकर्ता शामिल थे, जो पूरी तरह से गांधी के सहयोग में थे, और ये जो आंदोलन कर रहे थे गांधी के सहयोग में, उसे कुचलने के लिए चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाली रेजिमेंट को भेजा गया था, और यहाँ के निहत्थे सैनिकों पर गोली चलाने के लिए गढ़वाली रेजिमेंट के सैनिकों ने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें सजा सुनाई गई। इसके बाद दूसरी घटना धर्षणा घटना की हमने बताई थी, जहाँ पर सरोजिनी नायडू, मणिलाल और अली इमाम साहब के नेतृत्व में नमक कानून को तोड़ा गया था। मणिलाल वही जो महात्मा गांधी के तीसरे पुत्र हैं, जिसकी हमने आपसे चर्चा की थी। हरिलाल के बारे में हमने बताया था कि महात्मा गांधी ने अपने स्वराज में लिखा था कि हम दो चीज़ों को नहीं जीत पाए, एक अपने बड़े पुत्र को हरिलाल को नहीं समझा पाए, और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना को। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो आंदोलन को कुचलने के लिए, जो आंदोलन यहाँ ने शुरू किया था, नमक कानून को तोड़ा था धर्षणा में, उस कारण को कुचलने के लिए अंग्रेजी कार्यकर्ताओं ने हिंसा का सहारा लिया, और हिंसा के सहारा लेने के कारण आप देखिए कि वो चाह रहे थे कि कोई भी जो आंदोलनकारी है, अगर हिंसा का सहारा वो लेते हैं तो उसे हम हिंसा के माध्यम से कुचल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल हिंसक सरकार रहती है, अंग्रेज आंदोलनकारी नहीं। सरकार की बड़ी निंदा होती है, क्योंकि इस घटना की जो रिपोर्टिंग है एक अमेरिकी पत्रकार कर रहा था, बेब मिलर। और देखेंगे तीसरी जो प्रमुख घटना होती है वो होती है मजदूरों का संघर्ष। ये आप देखेंगे सोलापुर और अहमदनगर के मजदूरों ने महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, और पुलिस से इनकी झड़प हो जाती है। अंततः पुलिस फायरिंग करती है, कई मजदूर मारे जाते हैं, और इसका परिणाम होता है कि पूरे सोलापुर और अहमदनगर जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। तो ये थी पूरी वीडियो की आज की डिटेल। आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे दोस्तों हम अगले वीडियो में। तो अधिक से अधिक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दीजिए आज्ञा अपने मित्र रमेश चंद्र को। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे YouTube चैनल का आइकॉन है, जिसे हमने एक बार फिर आपको बताया कि इस समय हम 3 बार लाइव आ रहे हैं। सुबह 9 बजे के अलावा आप देखेंगे 2 बजे, दोपहर और रात्रि में 8 बजे। ठीक है, तो तीनों सेशन को आप ज्वाइन कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए, दीजिए आगे अपने मित्र रमेश चंद्र को। जय हिंद, जय भारत।